हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन ME 208 सब्जेक्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट का थर्मोडायनेमिक बेसिक कंसेप्ट्स का जो सेकंड पोर्शन है उसको कवर करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो देखिए, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करी कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी एक जो स्पेस है जिस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। और इसके अलावा जो बाहर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स कहलाती है। और जो लेयर सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे उसे सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। तो देखिए, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एनी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, यानी कि कोई भी रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम की जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक बीकर में पानी गर्म कर रहे हैं, जो वेसल है वो क्लोज्ड वेसल है। ठीक है, ये क्लोज्ड वेसल है और इस पर आप लैंप लगाकर जो है इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, अभी सिस्टम का अभी जो इनिशियली टेम्परेचर है वो T1 है, P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है। अब जब जैसे आप इसको हीट देते जाएंगे तो क्या होगा, इसका प्रेशर राइज होगा। प्रेशर राइज होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी राइज होगा। तो जितने भी वेरिएबल जो भी है इसके, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है, सारे एट्रीब्यूट्स हैं सिस्टम के। चाहे इसकी एनर्जी है, इसका वॉल्यूम है, इसका मास है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स सिस्टम के हो सकते हैं जिनको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या जिन पर आप ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, वो सभी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। अब देखिए, सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो टू टाइप्स की होती हैं। पहली है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो सिस्टम के मास पर इंडिपेंडेंट होती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी। ये सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि सिस्टम का मास आप कुछ भी ले लीजिए। सिस्टम का मास मान लीजिए 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है। आप उसको एनर्जी दे रहे हो, उसका प्रेशर राइज कर रहे हो, उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें से अगर थोड़ा मास कम कर दे तो आप उसका प्रेशर राइज ना कर पाए। यानी कि आप उसके मास को वेरिएंट करने के बाद भी प्रेशर को आप वेरिएंट कर पा रहे हो, यानी कि जो सिस्टम का जो मास पे डिपेंड नहीं है, अगर मास पे डिपेंड होता तो उसका जो प्रेशर है राइज नहीं होता या कम नहीं होता। ऐसी सेम टेम्परेचर है कि सिस्टम का मास अगर आप कम या ज़्यादा कर दे तो ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर में सिस्टम का मास कम या ज़्यादा करने से सिस्टम के टेम्परेचर पे आप कोई फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा हीट सोर्स से हीट दे रहे हो तो आप उसमें सिस्टम में से मास कम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिस्टम में आप उस सिस्टम मास में थोड़ा मास और ऐड कर दीजिए तो भी उसके तापमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत ही बड़ा लार्ज सोर्स है टेम्परेचर का, तो इसी तरह से टेम्परेचर भी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं है। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी भी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि डेंसिटी जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर की डेंसिटी चाहे आप 1 किलो पानी ले, चाहे 2 kg पानी ले, चाहे बहुत बड़े जोन में पानी ले लें, तो उसकी डेंसिटी 1000 kg/m³ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो वो 1000 मीटर क्यूबिक पर kg ही रहेगी जब तक कि उसकी अदर जो है टेम्परेचर प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो डेंसिटी भी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की रेंज में डेंसिटी भी उसकी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी पे भी इसका सिस्टम के मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है। जैसे कि मास मास अपने आप में खुद जो है वो डिपेंडेंट है सिस्टम के मास पे। एरिया है उसका, सिस्टम का वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है। अब यहाँ इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है, लेकिन जितनी भी टाइप की एनर्जी है, आइधर वो काइनेटिक एनर्जी है, आइधर वो पोटेंशियल एनर्जी है, आइधर वो इंटरनल एनर्जी है, या फिर वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है जो कि एंथैल्पी कहलाती है, सारी की सारी एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट ऑन मास है। आइंस्टीन इक्वेशन से भी आप देख सकते हो E = mc²। हर पदार्थ की जिनकी जो एनर्जी है वो उसके सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है। इट मीन्स जितनी भी एनर्जी है वो सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ नेक्स्ट जो समझाना चाहूँगा मैं, कि जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको देखिए एक एग्जांपल से समझिए।
रेशियो ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम टू दैट ऑफ देन ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एन एवरेज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इसको एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके पास 10 kg कोल है, ठीक है, 10 kg कोयला है आपके पास। 10 kg कोयले को जलाने पर आपको 400 किलो जूल एनर्जी मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, कोल का टाइप फिक्स है, आइदर ये एंथ्रासाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है, मतलब कोल टाइप फिक्स है। कोई भी एक कोल टाइप मान लीजिए एंथ्रासाइट है। 10 kg कोल जो है आपको बर्न करने पर 400 किलो जूल की एनर्जी देता है, ठीक है। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक एनर्जी। अब देखिए स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी गिवन बाय टोटल मास डिवाइड बाय मास। अब देखिए तो एनर्जी कितनी हमें मिली? 400 किलो जूल। मास कितना है कोल का? 10 kg। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास? 40, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 40 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर इसकी यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, 40 किलो जूल पर केजी, यानी कि 1 kg कोयले को जलाने पर आपको 40 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। अब इसका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि 40 किलो जूल पर केजी जो कोल के लिए स्पेसिफिक एनर्जी आई कि हर 1 kg कोयले को जलाने पर आपको 40 किलो जूल ऊर्जा मिलेगी। अब वो 1 kg कोयला चाहे आप उसके जो रैक जो भी कोयले का है उसके चाहे आप कहीं से भी उठाएं, वो 1 kg कोयला इस पूरे रैक में से आप कहीं से भी ले लें, आपको हमेशा एक 40 किलो जूल की ऊर्जा मिलेगी, जो कि उसकी एक एवरेज स्पेसिफिक वैल्यू है उस प्रॉपर्टी स्पेसिफिक एनर्जी की। और यही क्या कहलाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो समझ में आ गया? दो किन्हीं भी, अब देखिए अपने आप में यहाँ देखिए एनर्जी जो हमने लिया था स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय मास। तो एनर्जी अपने आप में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है अपने आप में? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन दोनों का जब रेशो आ जाता है तो वो बन जाती है क्या? स्पेसिफिक एनर्जी। और वो क्या बन गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं है। आप 1 kg कोयला एंथ्रेसाइट का चाहे आप कि एक प्लेस ए पर निकालें, प्लेस बी पर एंथ्रेसाइट कोयला ही आप निकालें, दोनों को जब आप जलाएंगे 1 kg कोल को तो आपको 40 किलो जूल ऊर्जा ही मिलेगी, जो कि उसकी स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू है। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिस भी प्रॉपर्टी के आगे आपको स्पेसिफिक वर्ड लगा मिल जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल देख लीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। वॉल्यूम अपने आप में क्या है? एक्सटेंसिव, डिपेंडेंट ऑन मास। मास अपने आप में डिपेंड ऑन मास, तो V बाय एम, ये भी क्या बन गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है? टोटल एंथैल्पी कैपिटल H डिवाइड बाय मास। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगी आपकी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी यूनिट भी क्या होती है? किलो जूल पर केजी होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम। तो देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आइदर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, ऑब्जरेबल प्रॉपर्टीज़, जिस सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जब एक डेफिनेट वैल्यू रखती हैं, वो सिस्टम की क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने देखिए कंटेनर है जिसमें जिसमें कोई गैस भरी हुई है, और उस गैस के ढक्कन को हमने ऊपर जो कवर है उसकी लिड पर हमने ये वेट रखे हुए हैं। आप इनको वेट समझिए, येलो, पिंक एंड ब्लैक कलर, 3 वेट रखे हुए हैं। तो अभी इस परिस्थिति में जो गैस है उसका वॉल्यूम V और जो इसका प्रेशर है वो P है। इसको हमने एक PV प्लॉट पर दिखाया गया है। तो देखिए ये जो मैंने येलो पॉइंट से मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट, यहाँ पर वो गैस का वॉल्यूम V है और ये प्रेशर P है, तो हम इसको नाम दे देते हैं V1 P1, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा स्टेट कहलाएगा, स्टेट 1। मैं इसको क्या नाम दे दूंगा? स्टेट 1। यानी कि जब सिस्टम की सभी प्रॉपर्टीज़ एक निश्चित मान रखती है, तब वह थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट कहलाती है। इसको हिंदी में अवस्था बोलते हैं। आपको बुक में अवस्था देखने को मिलेगा कि थर्मोडायनेमिक स्टेट, ऊष्मा गति की अवस्था या ओनली अवस्था। तो स्टेट जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अवस्था है, जहाँ पर कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हर एक प्रॉपर्टीज़ जो है एक डेफिनेट वैल्यू रखती है। अभी फ़िलहाल हम 1 स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर P1 V1 है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर ये कंटेनर वही है अपना, यहाँ पर से मैंने अब येलो वेट को रिमूव कर लिया। येलो वेट को रिमूव कर लिया है, तो अब ओनली इस पर
गैस का देखिए जो प्रेशर था वो थोड़ा सा इस पर, यानी कि जो वेट है रिलीज़ हुआ है, तो गैस के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर इस कवर को, लिड को ऊपर की ओर करेगा थोड़ा सा। तो अब देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। पहले मान लीजिए यहाँ पर ये था लेवल और अब ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया है, तो अब V1 से इसका वॉल्यूम कितना हो गया है V2। और जो प्रेशर था वो थोड़ा सा देखिए कम होगा। पहले प्रेशर ज़्यादा था जिसने ज़्यादा वेट को हैंडल किया हुआ था, अब प्रेशर, वेट हमने थोड़ा सा हटाया तो इसका प्रेशर थोड़ा रिलीज़ हुआ, तभी तो ये जो लिड है ऊपर की ओर गई, जो इसका कवर है। ठीक है, तो अब देखिए वॉल्यूम बढ़ा, ये स्टेट वन हमारी। अब यहाँ से वॉल्यूम बढ़ के देखिए, यहाँ से ये अब यहाँ पर पहले V1 वॉल्यूम था और इस जो पिंक पॉइंट है यहाँ पर हमारा वॉल्यूम V2 हो गया है यहाँ पर। और प्रेशर की वैल्यू देखिए पहले से थोड़ी और कम हो गई है P2। ठीक है, तो ये हमारी नई जो स्टेट है, हमने इसको क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया है V2, सॉरी 2, नंबर 2 स्टेट, स्टेट 1 ये और ये स्टेट 2 नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम इस स्लाइड में देखिए, अब हमने पिंक और येलो दोनों वेट यहाँ से रिमूव कर दिए, तो ये जो इसकी लिड है इस गैस प्रेशर के कारण और थोड़ी ऊपर जाएगी, तो वॉल्यूम क्या है थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर जो है वो और रिलीज़ होकर के डाउन हो जाएगा। तो देखिए ये स्टेट 1 थी, ये 2, और अब ये जो स्टेट है यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ चुका है और जो प्रेशर है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा और डाउन हो चुका है, तो ये हमारी स्टेट 3 आ गई है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको स्टेट 1 2 3 नाम दिया, लेकिन यहाँ पर जो है इसको P1 V1 स्टेट 1 नाम दिया है और ये फाइनल स्टेट 2 नाम दिया है, तो इसको 2 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल स्टेट है ये, इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्टेट है, जो स्टेट है, ये स्टेट क्या कहला रही है, इन स्टेट्स पर थर्मोडाइनमिक सिस्टम जो है उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है P1 V1। इस स्टेट पर थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, उसके जो वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स जो हैं सिस्टम के, प्रेशर और वॉल्यूम, उनकी वैल्यू है P2 V2, और यहाँ बीच में कहीं हम वैल्यू मान लेते हैं P डैश V डैश। तो ये 3 थर्मोडाइनमिक स्टेट सिस्टम की कहला रही है। ठीक है, ये तो हो गई स्टेट की बात। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की। प्रोसेस क्या है, देखिए प्रोसेस क्या है, द पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। पाथ ऑफ, देखिए ये जो स्टेट है सिस्टम की, स्टेट 1 से P1 V1 से P डैश V डैश पे आई, इसको मैं नाम दूँ तो ये स्टेट 1, ये स्टेट 1 डैश और ये स्टेट 2। तो स्टेट 1 से स्टेट 1 डैश आई, फिर स्टेट 1 डैश से स्टेट 2 गई। तो ये जो पाथ है, जिस पाथ के द्वारा सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज की है, ये पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट व्हेन कंप्लीटली इज डिफाइन नोन एज प्रोसेस, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या चीज़ है, thermodynamic process is the path of change of state when it is completely specified। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड completely specified पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले इसका प्रेशर था इनिशियल हाई और वॉल्यूम था लो, तो जैसे जैसे हम इस पर से वेट हटाते गए, ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ, वॉल्यूम तो इसका बढ़ता जा रहा था और प्रेशर इसका डाउन होता जा रहा था। ठीक है, तो ये पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट हमें पता था। ठीक है, तो ऐसे ही पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट जो है वो जब कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है, वो जब मालूम होता है कि किस तरह से वेरिएशन हो रहा है सिस्टम के एट्रीब्यूट्स में, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में, तब वो पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट जो है थर्मोडाइनमिक प्रोसेस कहलाता है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज रूप में जैसा कि लिखा हुआ है, पाथ ऑफ के पाथ के बारे में इसको देखिए, सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग द प्रोसेस पाथ। जैसा कि ये एक और जो है डायग्राम दिखाया गया है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। यहाँ पिस्टन सिलेंडर में मैकेनिज्म है, दोनों की पोजीशंस को दिखाया गया है। देखिए स्टेट 1 पर जो है वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर इसका रिलीज़ कम है। तो देखिए ये स्टेट 1, यहाँ पर वॉल्यूम प्रॉपर्टी ए, सॉरी प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी बी, जो ज़्यादा वाली जो इसका वॉल्यूम है। उसके बाद देखिए स्टेट 2 पर क्या हुआ, प्रॉपर्टी ए भी इंक्रीज़ हुई है और प्रॉपर्टी 2 भी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो अब ये जो पाथ है 1 से 2 तक जाने का जो पाथ है, ये इसका सीरीज़ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट है। ये जो पाथ है सीरीज़ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट है और ये इंटरमीडिएट स्टेट हो सकती हैं, इसके बीच में काफ़ी सारी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम टाइप्स की, सिस्टम कैसा है, हम उस पर कितने ऑब्जर्वेशन हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेट है वो कितनी होगी।
नेक्स्ट आइए, देखिए प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। यानी कि सिस्टम की एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जिस पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट के द्वारा जाया जा रहा है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिए सिस्टम वन से सिस्टम टू, अब एक से दो पर जाने के लिए एक प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है। आप किसी भी दोनों में से या फिर किसी भी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। वैसे दो स्टेट्स के मध्य एक सिस्टम को स्टेट वन से स्टेट दो तक जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो दो दिखाए गए, लेकिन ऐसे भी जाया जा सकता है, इस तरह से भी जाया जा सकता है, ऐसे भी जा सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं सिस्टम के स्टेट वन से स्टेट टू की ट्रैवलिंग के लिए। सिंस ऑल इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैव थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, प्रोसेस ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट प्रोसेस। देखिए क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्वासी स्टेटिक प्रोसेस इज वन ऑफ दैट अकर स्लोली इनफ दैट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जिस्ट थ्रू आउट ऑल रीजन ऑफ द सिस्टम एट ऑल टाइम्स। देखिए क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि अत्यंत ही धीमी गति से करवाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम की स्टेट हैं, जिन स्टेट्स के ज़रिए सिस्टम की स्टेट के ज़रिए जो इसका प्रोसेस है चेंजेस हो रहा है सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, तो जो सिस्टम का जो मूवमेंट है सिस्टम वन से स्टेट वन से स्टेट टू की और स्टेट टू से स्टेट थ्री की, वो बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो है, ताकि सारी की सारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है वो सिस्टम की बनी रहे हर वक्त। तो ऐसा कोई प्रोसेस जो सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए बीच में काफ़ी सारी अत्यंत बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स के ज़रिए होता हुआ अपनी स्टेट चेंज करता है, फाइनल स्टेट को प्राप्त करता है इनफाइनाइटली स्लो वेलोसिटी के द्वारा, स्लो मूवमेंट के द्वारा, तब ऐसा प्रोसेस जो है वो क्वासी स्टेटिक प्रोसेस कहलाता है। ध्यान देना क्वासी स्टेटिक प्रोसेस की एक ही प्रॉपर्टी है इम्पॉर्टेंट, इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइटली क्लोज, स्लो होता है बहुत ही धीरे। जितना धीरे प्रोसेस करवाया जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस उतना ही वो क्वासी स्टेटिक की तरफ अचीवेबल होगा। देखिए इस ग्राफ में जैसा आपको दिखाया गया है क्वासी स्टेटिक प्रोसेस, यहाँ पर पिस्टन सिलेंडर की पोजीशंस हैं स्टेट वन स्टेट टू दोनों दिखाई गई हैं। तो ये सिस्टम वन से सिस्टम टू तक जब सिस्टम जा रहा है वह स्टेट वन से स्टेट टू तक, तो ये जितनी भी बीच में इंटरमीडिएट स्टेट हैं ये सारी की सारी क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है लास्ट लेक्चर में हम बता चुके थे कि ऐसा जब कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों इक्विलिब्रियम को अचीव करता है तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड है अपना जो बेसिक में ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस आपका क्वासी स्टेटिक होगा। तो देखिए वन विच कैन बी स्टॉप्ड एन एनी स्टेज एंड रिवर्स सो दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एग्जैक्टली रीस्टोर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य समझिए, सिस्टम वन से सिस्टम टू तक जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू तक किसी भी प्रोसेस के द्वारा गति करता है, मूवमेंट करता है, तब वापस यदि सिस्टम को स्टेट वन पर आना है तो वो जिस पाथ के द्वारा स्टेट वन से स्टेट टू तक गया है सेम उसी पाथ के द्वारा जब वो वापस स्टेट वन इनिशियल स्टेट को प्राप्त करता है तब वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य कोई भी अंतर नहीं होता है। जैसे वो इनिशियल स्टेट पे थे सिस्टम और सराउंडिंग, वैसे ही फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट के आने के मध्य उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टेटिक भी हो। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब वो अत्यंत धीमी गति से करवाया जाए, क्वासी स्टेटिकली करवाया जाए। ठीक है, वास्तव में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो रिवर्सिबल
प्रोसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, मस्ट पासेस थ्रू सेम स्टेट ऑन द रिवर्सिबल पाथ, यानी कि जिस पाथ से आया है सिस्टम स्टेट 1 से 2, तो 2 से 1 यानी कि फाइनल से इनिशियल स्टेट पे जब जाएगा तब सेम पाथ को फॉलो करेगा। सेकेंड, दिस प्रोसेस व्हेन अंडरगो विल लीव नो हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स इन द सराउंडिंग, यानी कि जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया तो जो सिस्टम ने सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट डाले हैं, जब सिस्टम वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पर जाएगा तो वो इफ़ेक्ट जो सराउंडिंग पर हुए वो रीस्टोर होंगे। कहने का मतलब समझिए, ये बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टम की। सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, इनिशियल स्टेट से जब फाइनल स्टेट पे सिस्टम मूव करता है, तब सिस्टम ने सराउंडिंग्स पर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किए थे वो इफ़ेक्ट सारे रीस्टोर हो जाएंगे जब वापस सिस्टम 2 से स्टेट 1 पर जाएगा सेम पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में बोला गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो नहीं पाता है, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप आपने एक कप चाय बनाई, ठीक है, आपने एक कप चाय बनाई है, एक कप पानी गर्म किया, अब आपने उसको रखा हुआ है, किसी टेबल पे रखा हुआ है, चेयर पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, कुछ देर वो धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो धीरे धीरे उससे जो हॉट एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने लगेगी। ठीक है, रिलीज़ होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब सिस्टम और सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम जो चाय का कप या हॉट वाटर है और सराउंडिंग यानी कि एटमॉस्फेयर, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो क्या अब आप इसको वापस से सराउंडिंग की एनर्जी को वापस से, क्या आप हॉट टी जो हॉट टी नहीं रही है, उसकी एनर्जी निकल चुकी है, सेम टेम्परेचर पे आ गई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी मेथड के ज़रिए एनवायरनमेंट में जो हॉट टी से एनर्जी गई उस एनर्जी को आप हॉट जो टी है उसमें डाल दें और वो टी वापस से अपने इनिशियल टेम्परेचर पर पहुंच जाए, या उस वाटर में डाल दें और वो वाटर अपने इनिशियल हॉट वाटर टेम्परेचर पहुंच जाए? पॉसिबल नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ये केवल एक आइडियल प्रोसेस है, थ्योरेटिकल प्रोसेस है। ये क्यों पढ़ते हैं हम? ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम दूसरे जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस है, उनको हम कंपेयर कर सकें। केवल इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मस्ट पासेस थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए इस पर भी ध्यान दीजिए, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट है, मान लीजिए हम इस केस में देखें सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक, सॉरी स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जो इस सिस्टम का मूवमेंट होता है, वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाई गई है, 1 2 3 4 5 6, वैसे ये 6 दिखाई गई है, लेकिन ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये जो जितनी भी स्टेट होती हैं बीच में पाथ में, ये सारी की सारी इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होंगी तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं बन सकता है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल प्रोसेस की, अगर ये फॉलो होती हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। मैंने पहले भी जैसे बताया आपको कि नो रियल प्रोसेस इज ट्रूली रिवर्सिबल, बट सम प्रोसेस में अप्रोच रिवर्सिबिलिटी टू क्लोज अप्रोक्सीमेशन, यानी कि वास्तव में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ प्रोसेस रिवर्सिबिलिटी की तरफ अचीव करते हुए पाए जाते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत क्लोज ऑप्टिमाइज, ऐसा बिल्कुल 100% नहीं होता कोई भी। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स विदाउट लीविंग एनी ट्रेसेस ऑन द सराउंडिंग, जो मैंने आपको इफेक्ट की बात बोली कि जब वापस प्रोसेस रिवर्स होगा तो सराउंडिंग पर जो ट्रेसेस हैं वो रीस्टोर होने चाहिए। बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट एट द एंड ऑफ प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस खत्म होने पर सिस्टम और सराउंडिंग वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाने चाहिए, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं हो पाता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन नेट हीट and net work exchange between the system and surrounding is zero for the process nearly closest to reversible process as, यानी कि जो इसमें बताए गए हैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह जो होते हैं लगभग, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, फ्रिक्शन लेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड, पॉलीट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो प्रोसेस है ये आगे के चैप्टरों में डिटेल में आएंगे, तब हम इनको उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे रिवर्सिबिलिटी को अचीव करते हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी का जो पोर्शन है इसमें, कि एनर्जी एंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी जैसा कि आप सभी जानते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क,
फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती है, जैसे स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म, स्टोर्ड एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म, हीट, जो कि मैंने आपको बताया हीट जो क्या होती है, एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म। और इंटरनल एनर्जी इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज of individual atoms or molecules of the molecules that kinetic energy occurred by the external heat supplied to the system, it will convert it to work। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम के सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी और उनकी उस रैंडम एनर्जी का एडिशन होती है जो कि हीट सप्लाई करने पर वर्क में डिलीवर की जाती है। सम ऑफ एनर्जी ऑलवेज स्टोर्ड इन द सिस्टम नॉट फुली कन्वर्टेड टू वर्क, यानी कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है, कुछ पोर्शन जो है इंटरनल एनर्जी का वो हमेशा सिस्टम में रीस्टोर रहता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो हमेशा क्या होता है, mCv T2 - T1, इसको याद रख लीजिएगा आप। एक जूल्स लॉ और इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है, वो भी आप ज़रूरी है। जूल्स लॉ क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी इज़ ऑलवेज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा सिस्टम का जो तापमान है उस पर निर्भर करती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि आप सभी जानते हैं ½ mv², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ mc²-c1², यहाँ पर वेलोसिटी c है और एनर्जी की यूनिट जूल होती है जो कि न्यूटन मीटर भी है। फ्लो एनर्जी क्या होती है, फ्लो एनर्जी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम पीवी, ये फ्लो एनर्जी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द फ्लो ऑफ द सिस्टम इन एंड आउट इन द डिवाइस। चेंज इन फ्लो एनर्जी P2V2 - P1V1। इसके अलावा देखिए एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो भी टोटल एनर्जी है वो एंथैल्पी कहलाती है। और देखिए सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली सिस्टम में दो ही प्रकार की मेन एनर्जी होती है, एक इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरा फ्लो एनर्जी। अगर सिस्टम का मास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें फ्लो एज वो एनर्जी होगी, और उसमें दूसरी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को जैसे कि हम पहले बात कर चुके, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द एनर्जी ड्यू टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। देखिए दूसरे शब्दों में जो एंथैल्पी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, mCp/dT, mCp/T2 - T1। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, T2 - T1 इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए ये जो स्लाइड है ये आपके लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, हालांकि ये बेसिक का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी कई न्यूमेरिकल्स में काम आती है। देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, द एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन इट इज़ मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोल्यूट वैक्यूम, यानी कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो एब्सोल्यूट जो स्केल है प्रेशर का, वहाँ से जब प्रेशर को आप मापते हैं तो वो प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का प्रेशर, यानी कि देखिए सबको मेजरमेंट करने का जो ज़ीरो लेवल है वो अलग अलग है। देखिए एब्सोल्यूट जो होता है वो यहाँ से नापा जाएगा बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से, और जो गेज प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर से नापा जाएगा। देखिए ये ज़ीरो है, एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, और ये जो लाइन है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1.01325 बार। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, 1.03125 बार। अब देखिए तीसरा है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, देखिए वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही नापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल से, लेकिन ये नीचे की ओर नापा जाता है, यानी कि नेगेटिव में ये नापा जाता है। मान लीजिए इसको लगभग आप 1 बार के लिए नापें तो यहाँ से ये नापा जाएगा, मान लीजिए कि ये एक यहाँ पर दिखाया गया है ये लेवल, तो देखिए इस लेवल पे जब इसको आप यहाँ से नापेंगे तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, और जब आप इसको यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम सीधा सीधा मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, P एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। इसी तरह से हम वैक्यूम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में